तो हेलो बच्चा बच्ची लोग, कैसे आप लोग। आशा करता हूँ कि आप बिल्कुल स्वस्थ और मस्त होंगे। आज की क्लास बहुत मज़ेदार होने वाला है, तो प्लीज़ आप इस लेक्चर के लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज की सेशन में हम जानने वाले हैं क्या समीकरणों का युग्म कैसे पहचानते हैं। इसका युग्म पहचानना बहुत जरूरी होता है। बोर्ड एग्जाम में इससे रिलेटेड कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक नंबर है ना, एक नंबर 3-4 नंबर में पूछे जाते हैं। जो पूछेंगे समीकरण आपको दे दिया रहेगा और इसमें आपसे पूछ देगा इसका युग्म को पहचानिए। इसके युग्म को पहचानना होगा। इसका युग्म क्या है, विरोधी है, अविरोधी है, आश्रित है, ये सब जानने वाले हैं। तो प्लीज़ आप इस लेक्चर के लास्ट तक बने रहिएगा ताकि ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको दिया रहेगा क्या, आपको दो समीकरण दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा, दो समीकरण आपको दिया रहेगा। जैसे मान लीजिए यदि क्या होगा, यदि आपको क्या दिया रहेगा, समीकरण, दो समीकरण आपको दिया रहेगा। जैसे कि यदि ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 कॉमा dx ई वाई प्लस एफ इज इक्वल टू 0, दो समीकरण आपको दिया रहेगा। जैसे ये दोनों समीकरण है, आप इससे पूछा जाता है कि ये समीकरण आश्रित है या विरोधी है या अविरोधी है, इसको हम कैसे जानेंगे। तो इसका कोई ना कोई सूत्र है ना, जिससे पता चलता है कि ये समीकरण भाई क्या है, ये विरोधी है, ये अविरोधी है और ये क्या है, आश्रित है। तो इसको जानने वाला है एक नियम है जिसको आप याद कर सकते हैं। ठीक है, यदि आपको इतना इतना और इतना, मतलब कि दो समीकरण यदि आपको दिया रहेगा तो समीकरण का युग्म क्या होता है। तो पहला, सबसे पहले जानेंगे पहला क्या होता है। यदि क्या रहेगा, a1 या जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं x का गुणांक है ना, x का गुणांक और क्या होगा y का गुणांक, दोनों का आपस में बराबर नहीं रहेगा तो वो क्या रहेगा, वो अविरोधी रहेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं ax है ना, x का गुणांक क्या है, a है और यहाँ पे x का गुणांक क्या है, d। a बाई डी बराबर नहीं होगा किसके, तो y के गुणांक के बराबर नहीं होगा। क्या होगा, y के गुणांक के बराबर नहीं हुआ तो b बाई ई। यदि आपको ऐसा दिखाई दे x का गुणांक है ना, नीचे में बट्टे में क्या हो जाएगा डी, यहाँ पे भी x का गुणांक बराबर नहीं होगा, y का गुणांक, दोनों का y का गुणांक क्या होगा, बराबर नहीं होगा। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, वो इस सिचुएशन में होगा वो अविरोधी। इसका युग्म क्या होगा, अविरोधी होगा। ठीक है, और इसका हल भी आप याद कर दीजिएगा। इसका हल केवल एक होता है, एक होता है और ये इसको अद्वितीय भी कहते हैं। ये अद्वितीय हल है जिसका केवल और केवल एक हल होता है। इसको आप अद्वितीय भी कह सकते हैं, ये हो गया। यानी a बट्टा डी नॉट इक्वल टू क्या होगा, b बट्टा ई, इसके बराबर नॉट इक्वल टू इसके होगा, मतलब बराबर नहीं होगा। a बट्टा डी x के गुणांक बराबर नहीं होगा y के गुणांक के, तो इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे यह अविरोधी युग्म है और इसका हल सिर्फ एक होता है। ठीक है, ये पहला इसका नियम है। इस प्रकार से हम दूसरा नियम क्या कहते हैं, यहाँ पे दूसरा नियम इसमें कहता है यदि x का गुणांक y का गुणांक के बराबर होगा लेकिन अचर पद के बराबर नहीं होगा, अचर पद का जो गुणांक है उसके बराबर नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पे a बट्टा डी हो जाएगा, a बाई में डी, और बराबर होगा b बट्टा ई के, यानी y के गुणांक d बट्टा ई, और नॉट इक्वल टू क्या रहेगा, नॉट इक्वल टू रहेगा c बट्टा एफ के, यानी अचर पद के जो गुणांक है उसके बराबर नहीं होगा। दो बराबर होगा, x और y का गुणांक बराबर होगा लेकिन अचर पद का गुणांक बराबर नहीं होगा। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, वो होगा एक विरोधी युग्म होगा। ठीक है, वो क्या होगा, विरोधी होगा और जिसका हल नहीं होता है। हल क्या होता है, नहीं होता है उसका हल, एक भी हल उसका नहीं निकलता है।
और ये क्या होता है, ये होता है विरोधी, इसका हल एक भी नहीं होता है। ठीक है, ये दूसरा नियम है, ये क्या है, दूसरा नियम है। उसके बाद एक तीसरा नियम ये भी है, तीसरा नियम भी देखिए, यहाँ पे क्या रहेगा, x का गुणांक बराबर रहेगा y का गुणांक, और ये भी बराबर रहेगा किसके, अचर पद, यानी c/f के बराबर होगा। यहाँ पे क्या होगा, तीनों बराबर होगा, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, वो आश्रित होगा, वो युग्म आश्रित होगा, वो आश्रित होगा, जिसका हल होता है अनगिनत, यानी अनंत, अनगिनत हल इसका होता है। ठीक है, इसका हल अनगिनत होता है, ये हो गया आश्रित होता है। ठीक है, इन दोनों का आप याद कर लीजिएगा। और ग्राफ में भी क्या होता है, यदि इस सिचुएशन, ग्राफ में भी ऐसा सिचुएशन आ जाएगा, ग्राफ वाले भी सवाल होते हैं, है ना। सबसे पहले आपको पहले इतना याद करना है, स्टार्टिंग में आपको इतना ही याद करना है। ठीक है, यदि a बट्टा डी नॉट इक्वल टू किसके होगा, b बट्टा ई के, तो वो क्या होगा, अविरोधी होगा, वो क्या होगा, अविरोधी होगा। यदि a बट्टा डी b बाई ई और नॉट इक्वल टू c बाई एफ होगा, तो क्या होगा, विरोधी होगा, उसका हल नहीं होगा। यदि a बट्टा डी c बट्टा डी, सॉरी यहाँ पे क्या होगा, c बट्टा ई, दोनों में लिखा है, c बट्टा ई और बराबर किसके होगा, c बट्टा एफ के, c बट्टा b बट्टा ई और c बट्टा एफ, ये अगर बराबर होगा तो क्या होगा, वो होगा आश्रित युग्म होगा। इसको आप याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन आपको दो समीकरण दे देगा, जैसे कि यदि आपको दे देगा समीकरण, क्वेश्चन भी आप इसको देख ले सकते हैं। क्वेश्चन रहेगा समीकरण 2x प्लस 3y प्लस 6 और समीकरण बराबर 0 लिख दीजिए, और समीकरण कितना रहेगा, 4x प्लस 7y प्लस 13, ऐसे रहेगा। ठीक है, 13 रहेगा। यहाँ पे 2x है, प्लस में 3y है, प्लस में 6y बराबर 0 है, और यहाँ पे 4x प्लस में 7y और प्लस में कितना है, 13 बराबर 0। दो समीकरण दिया गया है, ये समीकरण दिया गया है। तो इसमें क्या है, इसका a हो गया 2, a बराबर 2, b बराबर 3 और कॉमा c बराबर 6। यहाँ पे क्या हो जाएगा, d का मान हो गया 4, e बराबर हो गया 7 और f बराबर हो गया 13। ये समीकरण है। आप देख सकते हैं, यदि इसको a बट्टा d करेंगे, a बट्टा में d करेंगे तो क्या होगा, और a बट्टा d निकालेंगे तो क्या होगा, a का मान कितना है, a का मान यहाँ पे है 2 और d का मान 4 है, 2 बट्टा 4, यानी 1 बट्टा 2 के फॉर्म में आएगा, ये 1 बट्टा 2। यदि यहाँ पे अगले जाएंगे, अगला में b बाई ई में जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे b का मान है 3 और e का मान है 7। ये b का मान हो गया, b बट्टा ई का मान हो गया 3 बट्टा 7 और a बट्टा d का मान हो गया 1 बट्टा 2। तो आप देख सकते हैं 1 बट्टा 2 जो है बराबर नहीं है किसके, 3 बट्टा 7 के, ये बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू किसके, 3 बट्टा 7 के। तो इस समीकरण में क्या होगा, ये इसका हल जो आएगा वो आएगा, केवल एक हल आएगा, और ये किसका है, इसका युग्म हो जाएगा अविरोधी का युग्म कहलाएगा, अविरोधी युग्म कहलाएगा। ठीक है, जो बराबर नहीं है, a बट्टा डी नॉट इज इक्वल टू क्या है, a बट्टा डी नॉट इज इक्वल टू b बाई ई, इसके है, तो ये क्या होगा, अविरोधी होगा। ठीक है, इतना जान लीजिए। नीचे दिख नहीं रहा, चलिए, तो ये क्या होगा, अविरोधी होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये दिख रहा है, अविरोधी, चलो थोड़ा दिख रहा है, ये अविरोधी हो जाएगा। तो इतना समझ में आ गया। ये एग्जाम्पल किसका था, पहला है ना,
पहला युग्म का था जो अविरोधी होता है। ऐसे आपको क्या देगा, दो समीकरण दे देगा और उसमें आपसे पूछ देगा कि इसका युग्म बताइए, इसका युग्म क्या है, विरोधी है, अविरोधी है ना, या आश्रित है। इन तीनों पर कोई सवाल दे देगा और आपको उसमें पहचानना होगा। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं a बट्टा डी बी बाई ई और नॉट इज इक्वल टू कितना, c बट्टा एफ। अगला क्वेश्चन इस हिसाब से आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर हम दिखाते हैं, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद हम इस पर एग्जाम्पल बताने वाले हैं, ठीक है, इस पर एग्जाम्पल बताने वाले हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए पहले आप नोट इसको कर लीजिए। तो देखिए दो एग्जाम्पल आपके लिए लेके आए हैं, जो कि है पहला एग्जाम्पल आपको समझा दिए थे, है ना, जो a बाई डी नॉट इक्वल टू क्या था, b बाई ई के था, तो उसको हम एग्जाम्पल के तौर पर समझा दिए थे। यहाँ पे एग्जाम्पल है 2x प्लस 4y प्लस 7 इज इक्वल टू 0 और है समीकरण 4x प्लस 8y प्लस 15 का। इस समीकरण का युग्म पहचानना है, इसका युग्म क्या होता है ना, इसका युग्म पहचानना है। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले हमको a का मान निकालना है। यहाँ पे a हो जाएगा, a बराबर 2, b बराबर हो जाएगा 4, c बराबर हो जाएगा 7। यहाँ पे क्या होगा, a बराबर 4, b बराबर 8 और c बराबर 15, ये है। तो क्या करना है, देखना है तीनों को बराबर है कि नहीं है, वो पहले चेक करना है। तो यदि हम a बाई बी a बट्टा डी करें, ठीक है, और b बट्टा ई कॉमा और क्या करेंगे उसको c बट्टा एफ, इन तीनों को मिलाकर देखेंगे मतलब ये बराबर है कि नहीं है, इसको चेक करना है। तो सबसे पहले a बट्टा डी का मान कितना हो जाएगा, 2 बट्टा में कितना हो जाएगा 4, इसके जगह पर कितना आ जाएगा 4 बट्टा 8, 4 बट्टा 8 और ये कितना हो जाएगा c बट्टा एफ 7 बट्टा 15, 7 बट्टा 15, ये 7 बटा 15 है। इसको हम काट सकते हैं, इसको काट दीजिए, 2 चौका 8, 2 से कटेगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8। ये देखिए यहाँ पे 2 बटा 4 और 2 बटा 4 ये दोनों क्या हो गया, आपस में बराबर हो गया। और ये 7 बटा 15 जो अलग है, अचर पद है जो अलग है, ये समीकरण का युग्म क्या हुआ, समीकरण का युग्म हुआ a बट्टा डी बराबर किसका है, तो b बट्टा ई के, b बट्टा ई के बराबर है और c बट्टा एफ के बराबर नहीं है, c बट्टा एफ के बराबर नहीं है। तो ये समीकरण में क्या होगा, इस समीकरण का युग्म क्या हो जाएगा, तो इसका युग्म हो जाएगा विरोधी युग्म हो जाएगा। क्या होगा, विरोधी युग्म होगा, विरोधी युग्म होगा। और इसका हल यदि पूछ देगा, इसका हल कितना होगा, तो इसका हल नहीं होगा, इसका हल नहीं होगा। इतना याद कर लीजिएगा। जैसे हम यहाँ पे बराबर करके देख लिए हैं, a बट्टा डी का मान निकाले, b बट्टा ई का मान निकाले और c बट्टा एफ का मान निकाले हैं। तो मान निकालने पे हमको क्या नजर आया है कि a बट्टा डी किसके बराबर है, b बट्टा ई के बराबर है, लेकिन c बट्टा एफ के बराबर नहीं है। तो इस युग्म में ये युग्म क्या कहलाएगा, ये युग्म कहलाएगा विरोधी, जिसका हल नहीं होता है, इसका कोई हल नहीं होता है। इसके बाद हम देखेंगे नीचे वाले एग्जाम्पल का। यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हैं 3x प्लस 6y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, 6x प्लस 12y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आप इसको भी इसी तरह देखेंगे, a बट्टा डी का मान निकालेंगे, b बट्टा ई का मान निकालेंगे और c बट्टा एफ का मान निकालेंगे। तो मान निकालने पे हमको पता चल जाएगा कि ये युग्म सम जिसका x का गुणांक, y का गुणांक और अचर पद का गुणांक आपस में बराबर है कि नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देखेंगे, यहाँ पे पहले a का मान है, a का मान कितना है, a बराबर हो गया 3, b बराबर हो गया 6 और c बराबर हो गया 4। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं a बराबर 6, b बराबर है 12 और c बराबर है 8, इतना है। तो क्या करना है, हमको चेक करना है सबसे पहले x का गुणांक a बट्टा डी और b बाई ई और c बाई एफ, ये हमको मिलाना है कि ये सब आपस में बराबर है कि नहीं है। बराबर है, सब बराबर है तो क्या हो जाएगा, वो आश्रित होगा। यदि सिर्फ x का गुणांक और y का गुणांक बराबर रहेगा
ये दोनों बराबर रहेगा, ये बराबर नहीं होगा तो आ जाएगा विरोधी युग्म जिसका हल नहीं होता है। और यदि सिर्फ ये दोनों बराबर नहीं रहेगा, ये दोनों x का गुणांक और y का गुणांक का भिन्न जो होता है बराबर नहीं होगा तो वो क्या होगा, वो हो जाएगा अविरोधी युग्म जिसका सिर्फ एक और सिर्फ एक हल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे a बटा d का मान कितना है 3/6, 3/6 है। फिर b बटा a का मान कितना है 6/12, 6/12 और फिर कितना है c बटा f, इसको d मान लीजिए, इसको मान लीजिए e, इसको मान लीजिए f। ठीक है, तो क्या होगा c बटा f क्या होगा 4/8, 4/8। यदि हम इसको काटेंगे तो क्या होगा 3 दूना 6, 1/2 हो जाएगा, ये 6 दूना 12 हो जाएगा 1/2 और 4 दूना 8, 1/2। यानी यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि a बट्टा d बराबर किसके है, तो b बट्टा e के बराबर है, b बट्टा e के बराबर है। और वो भी बराबर किसके है, तो c बट्टा f के बराबर है, c बट्टा f के बराबर है। तो ये युग्म क्या कहलाएगा, ये युग्म कहलाएगा आश्रित युग्म कहलाएगा। क्या कहलाएगा, आश्रित युग्म कहलाएगा जिसका अनगिनत हल होता है ना। आप उसको जितना मन चाहे उतना निकाल सकते हैं। इसका सिर्फ और सिर्फ केवल एक हल होता है, इससे पिछले वाला का उससे भी पिछले है जो पाला था उसका सिर्फ केवल एक हल होता है, इसका हल नहीं होता है। और जो नीचे है जो सब बराबर है, ये सब बराबर है तो इसका हल अनगिनत होता है, इसका हल अनगिनत होता है। तो उम्मीद है कि आप इसको समझ चुके होंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं, ये आश्रित होते हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा, ये आश्रित युग्म है जिसका अनगिनत हल होता है। इतना आप याद कर लीजिए, इसका हल क्या होता है, अनगिनत होता है। तो ये था, काफी आसान है। यदि बराबर रहेगा, पहला x का गुणांक है ना, x का गुणांक का जो भिन्न होता है और y का गुणांक का जो भिन्न होता है वो दोनों क्या होगा, आपस में बराबर नहीं होगा तो वो क्या होगा, अविरोधी होगा। उसके बाद क्या होगा, उसके नीचे क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा x का गुणांक है ना, x का गुणांक का जो भिन्न होगा और y का गुणांक को भिन्न होगा, वो दोनों बराबर होगा। क्या होगा, दोनों बराबर होगा। लेकिन जो अचर पद का जो होगा, अचर पद का गुणांक का भिन्न जो होगा वो क्या होगा, इन दोनों के बराबर नहीं होगा। तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा विरोधी युग्म होगा जिसका हल नहीं होता है। और तीसरा था जो तीनों बराबर होगा, x का गुणांक भी, y का गुणांक भी और अचर पद का गुणांक भी। तो ये तीनों क्या होगा, बराबर होगा। तो इसका जो हल होगा, जो युग्म होगा, युग्म तो होगा आश्रित, लेकिन जिसका हल होगा कितना, अनगिनत होगा। तो उम्मीद है कि आप अच्छे से इसको समझ गए होंगे। इससे बोर्ड एग्जाम में 3 से 4 प्रश्न आते हैं है ना, जिसको आप इसको याद करके आसानी से 3 से 4 नंबर आप प्राप्त कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव में आता है, सब्जेक्टिव में ये नहीं आता है। युग्म पहचाना सब्जेक्टिव में नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव में आएगा। तो इसके बाद हम जानेंगे अगले लेक्चर में, हम इस पे कुछ और टॉपिक है जिसमें हम प्रतिच्छेदी रेखा कौन होता है ना, समांतर कौन होता है ना। ऐसा युग में क्या होगा, ये समांतर होगा है ना। आप ये जो बताए थे x का गुणांक था और y का गुणांक था वो बराबर नहीं होगा तो प्रतिच्छेदी होगा या फिर समांतर होगा है ना। ये सब हम जानने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और आपके लिए हम ऐसे थ्योरी का प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए लेके आते रहें ताकि आप सवाल घर पे अच्छे से बना सकते हैं। तो चलिए, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।